गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। आप जानते हैं मेरा नाम है अभय गुप्ता और हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जिससे बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है, जिनकी थीम होती है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। आज हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे हाल में ही इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया गया है और इस इंडेक्स में जेंडर को लेकर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी गई है, उन सारे मुद्दों पर हम जानने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं क्या है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, आपको अच्छे से याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है और यह इंडेक्स 4 पैरामीटरों पर आधारित है। यानी कि इस इंडेक्स के 4 पैरामीटर हैं। पहला है आर्थिक भागीदारी, दूसरा है अवसर, तीसरा है शैक्षिक योग्यता और चौथा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 पैरामीटर के बेस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी करता है। अब हम इस इंडेक्स में समझ लेते हैं कि विश्व के देशों को किस प्रकार की रैंक दी गई है। तो देखो 2021 के लिए इस इंडेक्स में टोटल देश हैं 156 देश से, यानी कि 156 देशों में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इस इंडेक्स में आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान जो है वो क्या है, अंतिम स्थान पर है। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब ये तो हो गई बात यहां की। अब हम बात करते हैं हमारी स्थिति क्या है। हमारी स्थिति या इसका मतलब हमारे प्यारे भारत की स्थिति कहां है वो समझ लेते हैं। 2020 के मुकाबले भारत को 28 स्थान नीचे 140वां स्थान मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लास्ट बार हमारी जो रैंक थी वो कितनी थी, 112, और इस बार जो रैंक है हमारी वो कितनी है, 140। यानी कि हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसी के साथ बांग्लादेश को 65वां, नेपाल को 106वां, श्रीलंका को 116वां, भूटान को 130वां तथा पाकिस्तान को 153वां स्थान मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बाद हमारी सबसे बुरी हालत है। पाकिस्तान को तो हमने बीट किया है, लेकिन ये बीट करना, पाकिस्तान को बीट करना नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी हालत काफी ज्यादा खराब है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो यूरोपियन एजेंसीज हैं या फिर यूरोपियन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैरामीटर तो ये निकालते हैं। आर्थिक भागीदारी, क्या हमारे देश में आर्थिक भागीदारी नहीं है? अवसर, क्या हमारे देश में बराबर अवसर नहीं मिलते? शैक्षिक योग्यता, या फिर इन सारी चीजों में क्या हमारे देश में ऐसा नहीं है? लेकिन फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो इंडेक्स तो हमारा उसमें रैंक खराब ही है। तो जो भी है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत को इस साल 28 स्थान नीचे 140वां रैंक मिला है। याद रखिएगा अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और पहले स्थान पर आइसलैंड है। ये भी आपको याद रख लेना है। द हिंदू से मैंने कवर किया था। यहां पे देखिए WEF जेंडर गैप इंडेक्स, इंडिया स्लिप 28 प्लेस, रैंक 140 अमंग 156 कंट्रीज। तो ये मैंने द हिंदू से लिया था। चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानने की कोशिश करेंगे आगे। जो बातें मैंने हिंदी में लिखी थी वो सारी इंग्लिश में लिखी हुई हैं। यहाँ पे जितनी बातें थी, तो आप जो लोग इंग्लिश में हैं वो आप लोग, जब मैं PDF दूंगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। चलते हैं। और हाँ, PDF के लिए आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF मिले वहां से, तो आप उस लिंक पर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। क्या है? हाल ही में नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग ने बताया कि भारत के इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की काफी संभावना है। और साथ ही यह भी बताया गया कि भारत में हेल्थ सेक्टर काफी मजबूत हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ये आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट के बारे में, जिसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि भारत पिछले सालों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है, ताकि साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और भारत सरकार की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इस रिपोर्ट के बारे में। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहां से मैंने ये लिया था। हेल्थ केयर सेक्टर एक्सपेक्टेड टू रीच $372 बिलियन इन 2020, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहना है। ये मैंने यहां से कवर किया था, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट्स के पब्लिश्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के बारे में आप जानते हैं, जनवरी 2015 में इसको बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो चीफ होते हैं वो हमारे PM होते हैं। और इसके अलावा इसके एक उपाध्यक्ष हैं जो वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं, जबकि प्रथम अरविंद पनगड़िया जी थे। एक बार आपको अच्छे से याद रखनी है कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते रहता है, संवैधानिक संस्था नहीं है ये।
2015 में बनी थी तो कहां से संवैधानिक संस्था होगी, ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है वो है सरस्वती सम्मान 2020 के बारे में जानेंगे। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए यह सम्मान दिया गया है। यानी कि सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले जी को दिया गया है। और किसके लिए? उनका जो एक उपन्यास है जिसका नाम है सनातन, उसके लिए उन्हें ये दिया गया। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और इस सनातन उपन्यास के अंदर जो अछूत लोग हैं, जो अनटचेबल थे, जो निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है इस उपन्यास में, जो कि 2018 में पब्लिश हुआ था। तो ये भी आपको याद रख लेना है। अब देखो, इस सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसी के साथ आपको एक और याद रखना है कि के बिरला फाउंडेशन एक बिहारी सम्मान भी देती है, ठीक है, बिहारी सम्मान। और इसके अलावा एक व्यास पुरस्कार भी देती है। तो ये पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले जी को। और किसके लिए? तो उनका उपन्यास है सनातन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पे देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है, नोवेलिस्ट शरण कुमार लिम्बाले सेलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2000। मतलब ये आपको याद रखना है 2020। और ये 30वां सरस्वती सम्मान होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो मैंने बताया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और किसके लिए दिया गया है? तो इनका एक नोवेल है, क्या है? सनातन। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि के बिरला फाउंडेशन दो पुरस्कार और देती, एक बिहारी पुरस्कार और दूसरा बताइए, जल्दी बताइए, व्यास सम्मान, ठीक है। व्यास सम्मान भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो, हाल ही में इस रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। अब विश्व बैंक के द्वारा जब जारी किया गया होगा रिपोर्ट को, तो कुछ ना कुछ बातें होंगी। तो समझ लेते हैं विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट में क्या बताया है, किस प्रकार की स्थिति को उजागर किया है, वो सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो देख लेते हैं क्या है इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में डेवलपमेंट के मामले में काफी अंतर देखने को मिले हैं। कहीं इस प्रकार की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखने को मिली हैं, तो कहीं हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ क्षेत्रों में तो अन्य और बहुत सारी चीजों को भरमार है, तो वहीं कुछ देशों की हालत इससे भी ज्यादा बदतर है। तो देखते हैं क्या है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हाल ही में इस रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही याद रखनी है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आप बताओगे किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डेटा फॉर बेटर लाइफ्स को 24 मार्च 2021 को जारी किया गया था। कम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों के लिए डेटा परिदृश्य को बदलने की जबरदस्त क्षमता और जोखिम की जांच करता है। इसमें बताता है कि कैसे कम आय वाले लोगों का डेवलपमेंट का लेवल क्या है, किस प्रकार की वो जिंदगी जी रहे हैं, किस प्रकार की उनको सुविधाएं मिल रही हैं। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1978 से प्रकाशित कर रहा है विश्व बैंक, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय राज्य की अमूल के बारे में बताया जाता है कि कौन सा राज्य किस प्रकार का डेवलपमेंट परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। जिसे किसने इशू किया है? तो मैंने बताया विश्व बैंक ने। यही देखो, विश्व बैंक का कटआउट है, मैंने लिया था वहां से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लाइफ्स, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने इस विजन के साथ कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, इसी विजन के साथ एक नई स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। अब क्वेश्चन उठता है, ये स्कीम खबरों में क्यों है? तो वही मैं बताऊंगा। हाल ही में इस योजना के तहत 22 नए वायु मार्गों का चुनाव किया गया है। द मिंट का आर्टिकल है, 22 नए उड़ान फ्लाइट्स स्टार्टेड इन लास्ट 3 डेज, ये सेंटर का कहना है। अब हम यही समझ लेते हैं कि इस योजना का मतलब क्या है। योजना है क्या? उड़े देश का आम नागरिक। ध्यान से सुनिएगा, मोटो है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो किसने की? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इंडिया है, जिसमें मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। और इसको लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। ये आपको याद रख लेना है, आज से 3 साल पहले दिल्ली से, ठीक है। जिसमें 500 किलोमीटर की जो फ्लाइट होगी उसका रेट 2500 से ज्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ किया गया था इसमें फिक्स। तो ये आपको याद रख लेना है, उड़े देश का आम नागरिक। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक हमारा किससे संबंधित है वो भी देखेंगे। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा DSIR प्रिज्म योजना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा क्या है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस योजना को लॉन्च किया। अब समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या। देखो, अंडर द प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड एमएसएमईज, प्रिज्म का मतलब ये है कि क्या किया जाएगा, प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई, यानी कि प्रिज्म के तहत एमएसएमईज को, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, अच्छे से चीजों को डेवलप कर सके। और यहां पर डीएसआईआर का मतलब क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इन सारी चीजों के साथ मिलकर यह काम किया जाएगा जिससे कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है वो एमएसएमई को बढ़ावा दे सके, उनको नए विचार डेवलप करने में हेल्प करे, उनको मदद प्रदान करे। इसलिए डीएसआईआर प्रिज्म योजना की शुरुआत डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, याहू न्यूज का आर्टिकल है। देखो, वर्धन इनोग्रेट अवेयरनेस इवेंट ऑन स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और हाल में ही ये महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में है, वो सारी बातें जानेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देख लेते हैं। देखो क्या है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बाद राज्य में दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की है। यानी कि उड़ीसा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह सिमलीपाल के बाद राज्य में महेंद्रगिरी के नाम से एक और बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण करेंगे। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है। और यह बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 4.71 लाख, ये यहां पे लाख नहीं लिखा है, लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह आपको याद रख लेना है। और इस क्षेत्र में सौरा जनजाति समूह भी निवास करता है, ये भी आपको याद रखना है। एक सौरा जनजाति है जो पीवीटीजी है, वो भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको याद रखना है, कहां पर है, तो उड़ीसा में ये स्थित है। और एक और बात आपको याद रखनी है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, उड़ीसा गवर्नमेंट प्रपोज स्टेट सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व एट महेंद्रगिरी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। मैंने ये आर्टिकल लिया था इंडियन एक्सप्रेस से, वहीं से मैंने इसको कवर किया है, तो ये आपको याद रख लेना। और यहां पर एक सौरा जनजाति भी पाई जाती है। यहीं पर हम थोड़ा सा सिमलीपाल के बारे में भी देखेंगे सिमलीपाल कहां पर है, कैसे है और उसके सारे बारे में देखिए जरा। IUCN की कैटेगरी में सेकंड है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा के मैप में अगर देखोगे तो ऊपर के साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा, लोकेशन आप उड़ीसा है। ठीक है, उसके अलावा नियरेस्ट सिटी है जो है बारीपादा है इसकी, और स्टैब्लिश किया गया था 1980 में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और एरिया ये यहां पर लिखा हुआ है, इतना सारा एरिया है इसका। और एक और बात आपको याद रखनी है, गवर्नमेंट कौन सा देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। और जिसमें मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसमें मंत्री हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन वज्र प्रहार। क्या है, आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में प्रत्येक साल इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो हाल में ही ऑपरेशन वज्र प्रहार का आयोजन किया गया और ये इसका 11वां संस्करण है। और कहां पर आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के बकहोल में इसका आयोजन किया गया है। किसका, ऑपरेशन वज्र प्रहार का। देखिए यहां पे G5 का यह आर्टिकल है, स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया यूएस कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इन हिमाचल बकलो। तो ये आपको याद रखना है, वहां पे इसको किया गया। और ये कौन सा संस्करण है, तो मैंने बताया ये इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, एक साल भारत में और एक साल अमेरिका में इसका आयोजन किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, दोनों सेनाओं के बीच में कॉपरेशन स्थापित करने के लिए। अगला हमारा टॉपिक है वो है खबरों में आयुर्वेद पर्व। समझने की कोशिश करेंगे क्या है। आप जानते हैं हमारे देश में आयुर्वेद का बहुत पुराना इतिहास रहा है और आयुर्वेद के मामले में हमारा काफी अच्छा योगदान भी रहा है। तो ऐसे में ही हाल में क्या हुआ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयुष मंत्रालय ने विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के साथ मिलकर आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया। अब क्वेश्चन उठता है, इस पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है जो लोग बीमार हैं उनको आयुर्वेद के प्रति जागरूक करना, ताकि वो अपना उपचार आयुर्वेदिक दवाइयों से कराएं, जिससे कि उन्हें कोई समस्या ना हो और कम कीमत पर उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसलिए आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। देखिए यहां पे, सेंटर ऑर्गेनाइज इवेंट टू प्रमोट आयुर्वेद एज ट्रीटमेंट फॉर लाइफस्टाइल डिजीज इन उड़ीसा। ठीक है, कल का आर्टिकल है, यहां पे देख सकते हैं, एएनआई का आर्टिकल है, वहां से मैंने लिया है। और कहां पे आयोजित किया गया है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ के मंत्री आप जानते हैं नवीन पटनायक जी हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पे आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा वो है क्या, अभ्यास प्रश्न। क्या है, खबरों में रही प्राण बजाना पहल का संबंध निम्न में से किन दो राज्यों से है। आपको बताना है, द प्राण बजाना इनिशिएटिव विच इज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। ऑप्शन है
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी बिहार और छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार और झारखंड, और डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और एक और कैसा लगता है आपको ये जरूर बताएं, कमेंट करें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन मिलके और अच्छे से काम किया जाए, ठीक है। पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिनको इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाएं, और देखें बाकियों से कैसे अलग है ये। आप ध्यान से समझेंगे, एक भी टॉपिक आपका करंट अफेयर से मिस नहीं होगा। पूरी कोशिश की जाती है ट्रस्टेड सोर्सेज के साथ आपको सामान, जो ये मटेरियल है वो डिलीवर कराया जाए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक बार देखने के बाद दिन में एक बार इसका और रिवीजन करें, जिससे कि ये अच्छे से चीजें होती रहें, ठीक है। टारगेट फिक्स करिए दिन में अपना, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए लग जाइए, जिससे कि चीजें और आसान आपके लिए होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।